Good morning to all of you. Once again, we are going to discuss in the very important issue and the very important topic that is known मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, जिसे आप कहते हैं मार्क्सवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी ऐतिहासिक दृष्टिकोण। मार्क्सिज्म, जैसा कि आप जानते हैं कि यह मूलतः कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की विचारधारा है। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों की सम्मिलित विचारधारा को हम मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, जिसमें दोनों की विचारधाराओं को समाहित किया गया है। मार्क्स जर्मनी के मूलतः महत्वपूर्ण विद्वान थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट पर्सन। ही वॉज अ वेरी फेमस पॉलिटिकल थिंकर, इकोनॉमिस्ट, फिलासफर, historian and many more things that were included in his personality. कार्ल मार्क्स की अगर मूल विधा की बात करें तो कार्ल मार्क्स लंदन में स्थित एक अखबार के संपादक थे। यद्यपि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी हुआ था, लेकिन इनका अधिकांश समय अब मृत्यु लंदन में हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईडी में, अब मृत्यु 1883 ईडी में हुआ था। थोड़ा सा मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री से पहले हम देखते हैं कि मार्क्स ने जो अपनी विचारधारा प्रस्तुत किया, जिसे आप भौतिक इतिहास लेखन के रूप में जानते हैं, मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ हिस्ट्री, जिसे आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सिद्धांत, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का सिद्धांत कहते हैं। मार्क्स ने जो भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है इतिहास के संदर्भ में उसमें अनेक विद्वानों, अनेक इनके प्रीडिसीजर्स जो थे, इनके जो फोररनर्स थे, उनका उन्होंने उसका सदुपयोग किया है। उनके विचारों को, उनकी पद्धतियों को मार्क्स ने उसे लेकर अपने हिसाब से उसको मॉडिफाइड किया है, अपने हिसाब से उसे मार्क्स ने परिष्कृत किया है। मार्क्स के अगर प्रीडिसीजर्स की बात करें तो मार्क्स ने जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किया उनमें सबसे बड़ा योगदान आपका हीगल का रहा है। हीगल, जिसे आप जानते हैं कि हीगल ने महत्वपूर्ण थ्योरी दिया था, जिसे कहते हैं डायलेक्टिक आइडियलिज्म। हीगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का सिद्धांत है। मार्क्स का जो मूल दर्शन है, जिसे आप देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद या भौतिकवाद का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने डायलेक्टिज्म के माध्यम से, मतलब आपके द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से इतिहास को निरूपित करने का प्रयास किया था। उसमें द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है मार्क्स ने हीगल से लिया है। द थियरी ऑफ डायलेक्टिज्म वाज टेकन फ्रॉम हीगल। तो जो डायलेक्टिज्म की थियरी है, डायलेक्टिज्म की जो थियरी है, इसे मार्क्स ने किससे लिया है? हीगल से लिया है। द्वंद्ववाद एक ऐसी विचारधारा है जो प्रगति को व्यक्त करती है, जो सामाजिक बदलाव को व्यक्त करती है, और इसके माध्यम से, द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को निरूपित करने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख प्रक्रियाएं संपादित होती हैं, जिसे आप कहते हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद। जिसे आप कहते हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो वाद जो होता है, ऐसी स्थिति होती है, स्थिति या विचारधारा जो वर्तमान में चल रही होती है, उसे कहते हैं वाद, मतलब थेसिस। और जो उसमें जो भी विरोधाभास की प्रवृत्तियां होती हैं, जो भी उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, जो नए उसमें दृष्टिकोण स्थापित होते हैं, वे कहलाते हैं आपके प्रतिवाद। इसे आप कहते हैं एंटीथेसिस। और वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया के तहत जो भी निष्कर्ष निकल के आता है, जो संश्लेषण होता है, उसे कहते हैं हम सिंथेसिस, संवाद। ओके, तो जहाँ हीगल ने वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया को मानसिक स्तर पे देखा, बौद्धिक स्तर पे देखा, प्रत्यय के दृष्टिकोण से देखा, जिसे उन्होंने त्रिक आयाम रूपी प्रत्यय के रूप में व्यक्त किया है, मार्क्स ने उसी वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया को भौतिक वस्तुओं और उत्पादन पद्धति के आधार पर निरूपित करते हुए सामाजिक संरचना का ताना बाना स्पष्ट करने का प्रयास किया है, और सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को समझने का भी उन्होंने प्रयास किया है। तो इसी द्वंद्वात्मक पद्धति के प्रत्ययवादी या वैचारिक पक्ष को मार्क्स ने बदलकर उसे भौतिक और उत्पादन पद्धति के आधार पर व्यक्त किया। उसे मार्क्स ने अपने दर्शन का मूल आधार बनाया। और मार्क्स कहते हैं कि हीगल का जो सिद्धांत अभी तक अब सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा किया। आते हैं आगे। तो डायलेक्टिज्म का सिद्धांत मार्क्स ने हीगल से लिया है। अगला देखते हैं। अगले हैं आपके लुडविग फेयरबाख। जो फेयरबाख हैं,
ये भी महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। फायरबाख से मार्क्स ने भौतिकवाद का सिद्धांत लिया है, जो आपका थियरी ऑफ मटेरियलिज्म है। इसके ये कहाँ से लिया है मार्क्स ने? उसे मार्क्स ने लिया है फायरबाख से। मटेरियलिज्म क्या होता है? मटेरियलिज्म मतलब भौतिकवादी अवस्था होती है या भौतिकवाद होती है। भौतिकवाद में मुख्यतः क्या क्या आते हैं? मतलब वाद का मतलब होता है भौतिक पद्धतियों से संबंधित विचारधारा या समग्र दृष्टिकोण, उसको मिला के कहते हैं भौतिकवाद। मटेरियलिज्म के अंतर्गत आता है आपका उत्पादन, प्रोडक्शन, वितरण, विनिमय के माध्यम, मोड ऑफ प्रोडक्शन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय के माध्यम तथा बाह्य वातावरण। ठीक है, तो एक आपका हो गया बार ये 4 किसमें आते हैं? भौतिक स्थिति में। और इसमें उत्पादन क्या क्या आता है? वस्तु का उत्पादन, सेवा का उत्पादन, सत्ता का उत्पादन तथा सामाजिक स्वामित्व का उत्पादन। हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके आगे भी हम लोग मार्क्सवादी दर्शन पे जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें लंबी चर्चा करेंगे, और हमने कई वीडियो इस पे बनाए भी है ओवरऑल। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं उत्पादन पद्धति। तो इसी उत्पादन पद्धति के आधार पे मार्क्स ने ऐतिहासिक परिवर्तन को और ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मार्क्स ने इतिहास की प्रक्रिया को समझा है, इसीलिए कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। और उस ऐतिहासिक भौतिकवाद में मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति को मूल आधार बनाया है, इसीलिए ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है व्यापक अर्थों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का सिद्धांत कहता है, जो व्यापक अर्थों में मानवीय सामाजिक प्रगति के आख्यान को व्यक्त करता है। अगले हैं आपके विलियम पेरी से मार्क्स ने मुख्यतः, जो विलियम पेरी हैं, डेविड रिकार्डो हैं, एडम स्मिथ हैं, ये सब मूलतः आपके ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, ब्रिटिश फिलासफर्स हैं। विलियम पेरी से मार्क्स ने विलियम पेरी और डेविड रिकार्डो से और एडम स्मिथ के विचारों को संग्रहित करके उनसे बहुत कुछ लेकर मार्क्स ने थियरी ऑफ एडिशनल वैल्यू या सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत दिया। तो ये इनसे मार्क्स ने क्या लिया? थियरी ऑफ एडिशनल वैल्यू, जिसे आप कहते हैं अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थियरी ऑफ एडिशनल वैल्यू और थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ठीक है, डेविड रिकार्डो ने एक सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं रेवल हाइपोथेसिस। इसे आप कहते हैं भीड़ भरी संकल्पना, कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में पहले स्वहित के बारे में सोचता है, फिर वह अन्य सामाजिक चीज़ों के बारे में सोचता है। एडम स्मिथ जानते हैं आप, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ही रोट द फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स नेम्ड आर नोन एज अ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने लिखा है, और वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने जो लेसेस फेयर पॉलिसी दिया है, जिसे आप कहते हैं आप अहस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर। तो लेसेस फेयर से LAISSEZFAIR लेसेस फेयर, जो उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति दिया है, इसको भी मार्क्स ने, यह भी जो सिद्धांत था, यह मार्क्स के साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा का मूल आधार बनता है। ओके, ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो ये सब जो थे, ये सब प्रीडिसीजर्स थे, जिनसे मार्क्स ने लेकर बहुत कुछ प्रस्तुत किया, बहुत कुछ अपने विचारों में समाहित करके एक समग्रतावादी दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण विचारधारा देश के सामने या विश्व के सामने प्रस्तुत किया। आगे देखते हैं, अगर हम पोस्ट मार्क्सिस्ट की बात करें, मार्क्स के बाद हम देखें कि मार्क्सवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लोगों ने योगदान दिया, तो उनमें आपके सबसे पहले जो आते हैं वे आते हैं आपके रूस के महत्वपूर्ण हैं लेनिन, जिसे आप महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने एक बड़ा फेमस किताब लिखी है जिसका नाम है इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। उनका है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम दशा। इनकी किताब का नाम है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम दशा। लेनिन और मार्क्स में एक अंतर है, याद रखिएगा। जहां मार्क्स ने वर्किंग क्लास श्रमिक वर्ग के माध्यम से
वर्ग संघर्ष की अवधारणा को स्थापित करते हुए साम्यवाद की प्रक्रिया तक पहुंचने का प्रयास किया है। और जो रेवोल्यूशन हुआ है, जो क्रांति की अवधारणा है, जहां मार्क्स में श्रमिक वर्ग करता है, वहां पे इस क्रांति का जो प्रतिनिधित्व लेनिन और जादू जियांग की विचारधारा में करता है। माओ जादू जियांग आपके चाइना के हैं। इसमें किसान वर्ग, पीजेंट वर्ग करता है। ठीक है, इसमें किसान वर्ग या पीजेंट वर्ग करता है। इसीलिए जहां मार्क्स करता है यूनाइट ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज, वहीं पर आपके अगर देखे होंगे माओइज्म में कहता है कि सराउंडिंग द सिटी फ्रॉम द कंट्री साइड। ठीक है, तो किसानों के माध्यम से रेवोल्यूशन की बात करता है लेनिन और जादू जियांग। ठीक है, तो लेनिन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिन्होंने किताब लिखा है इम्पीरियलिज्म, IMPERIALISM, इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। और इसे एक और सिद्धांत दिया है वार कम्युनिज्म, जिसे कहते हैं आप वार कम्युनिज्म, मतलब होता है युद्ध साम्यवाद, जिसमें कहा गया कि किसानों को आपातकाल के लिए कुछ जो होता है अपने उत्पादन उपज का हिस्सा पहले जमा कर देना चाहिए, रख लेना चाहिए उनसे लेकर, ताकि वह आपत्ति के समय में चल सके। इसे कहते हैं वार कम्युनिज्म। अगले महत्वपूर्ण विचारक हैं एंटोनियो ग्राम्सी ऑफ इटली, हु हैज़ गिवन द थियरी ऑफ सबअल्टर्न अप्रोच ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने सबअल्टर्न अप्रोच ऑफ हिस्ट्री दिया है, जिसे सबअल्टर्न अप्रोच ऑफ हिस्ट्री का जन्म यद्यपि अमेरिका में हुआ है, लेकिन इस शब्द का पहली बार प्रयोग एंटोनियो ग्राम्सी ने किया है, जिन्होंने बड़ी फेमस किताब लिखा है प्रिजन नोटबुक्स। ये इटली के हैं। और सबअल्टर्न अप्रोच को हम लोग कहते हैं दलित शोषित चेतना का इतिहास, दबे हुए और शोषित लोगों की चेतना को महत्व देते हुए इतिहास लेखन करना, दलित शोषित चेतना का इतिहास। तो जहाँ मार्क्स में जो वर्किंग क्लास है, जिसे मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के रूप में लिया है, वहीं पर एंटोनियो ग्राम्सी में वह सर्वहारा वर्ग कौन है? दलित शोषित वर्ग, दलित शोषित दबा हुआ कुचला हुआ जो डिप्रेस्ड क्लास है, वह आपका यहाँ पे वह काम करता है। जबकि लेनिन के और जादू जियांग की विचारधारा में वो सर्वहारा वर्ग कौन है? वह आपके किसान हैं। ठीक है, यहाँ पे दबे और कुचले में कौन कौन आते हैं? ये आते हैं मजदूर आते हैं, श्रमिक आते हैं, किसान आते हैं, स्त्री समाज आते हैं, चरवाहे आते हैं। ठीक है, और इस विभाग के भारत में सबसे बड़े इतिहासकार कौन है? आपके हैं रणजीत गुहा, ज्ञान पांडे, शाहिद अमीन, सुमित सरकार, दीपेश चक्रवर्ती। ठीक है, ये लोग आते हैं। दीपेश चक्रवर्ती बड़ी फेमस किताब है जिसका नाम है द कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री। और रणजीत गुहा की बड़ी फेमस किताब है एलिमेंट्री एस्पेक्ट एंड द पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। और दूसरी बड़ी फेमस किताब है इनकी है हिस्ट्री एट द लिमिट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और एक और किताब है डोमिनेंस विदाउट हेजमोनी। ठीक है, और ये किताब है सबअल्टर्न स्टडीज। ओके, आगे कभी चर्चा करेंगे, इतना डिटेल नहीं जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगले हैं आपके लियोन ट्रॉट्स्की हैं। इसके बाद आपके हैं एक हैं वालरस्टीन, जिन्होंने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत जो है इसे कहते हैं आपका इसे कहते हैं थियरी ऑफ वर्ल्ड सिस्टम। ये वालरस्टीन का है। रोजा पार्क्स अमेरिका की बहुत बड़ी कार्यकर्त्री हैं, जिनसे जुड़ी हुई एक घटना है अलबामा में हुई थी, जिसे कहते हैं मॉन्टगोमरी बस बाइकाट की घटना। मॉन्टगोमरी बस बाइकाट की घटना जो है यह इनसे जुड़ी हुई घटना है, जो आपके रोजा पार्क्स से जुड़ी है। रोजा पार्क्स जो हैं वह मदर ऑफ फ्रीडम कही जाती है, मदर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट मानी जाती हैं अमेरिका में। इनका ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्त्री थी। और एक और बड़ी फेमस है रोजा लग्जमबर्ग, ये पोलैंड के हैं, रोजा लग्जमबर्ग। और ठीक है, पोलैंड की मार्क्सवादी हैं, जिन्होंने एक किताब बड़ी फेमस लिखा है, वह है आपका सोशल रिफॉर्म और रिवोल्यूशन। रोजा लग्जमबर्ग, इनकी किताब का नाम है सोशल रिफॉर्म और रिवोल्यूशन। और अगले हैं बड़े फेमस है आपके माओ जादू जियांग चाइना के हैं, जिन्होंने माओवादी विचारधारा दिया है। माओवाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जो किसानों के माध्यम से क्रांति की बात करता है। और इसमें बाय हुक और बाय क्रुक जो होता है वह उच्च वर्गों को हटाकर निम्न वर्ग के शासन स्थापित करने का प्रयास करता है। इसका बड़ा फेमस नारा है सराउंडिंग द सिटी फ्रॉम द कंट्री साइड। अब आगे कहता है कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट
आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। ठीक है, तो कहते हैं जो पॉलिटिकल पावर होती है, राजनीतिक सत्ता होती है, वो बंदूक की नोक से निकलती है। ठीक है, तो यह एक अतिवादी स्वरूप हो गया। बाद में इन्हीं सबकी विचारधारा से निकलकर एक अन्य अतिवादी स्वरूप आया जिसे आप नक्सलवादी का नक्सलिस्ट या नक्सलाइस्ट विचारधारा कहते हैं, जो कि आपके बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से पहली बार शुरू हुआ था। स्थानीय मुद्दों को लेकर शुरू हुआ, धीरे धीरे इसका स्वरूप अतिवादी होता गया। इसमें एक्सट्रीमिज्म आने लगा और धीरे धीरे इसका स्वरूप जो है वो बदलता गया और आगे चलकर ये लोग समाज के लिए बहुत बड़े घातक बन गए, खतरा बन गए। इसके बाद अगले आपके बड़े फेमस हैं आपके वे आते हैं आपके स्टालिन, जिन्होंने सर्वसत्तावाद टोटलिटेरियनिज्म का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण पहले मार्क्सवाद आपके पूर्ववर्ती मार्क्सवादी हैं, फिर उत्तरवर्ती मार्क्सवादी हैं। मतलब पूर्ववर्ती का मतलब है कि जो मार्क्स से पहले मार्क्स को योगदान दिए हैं वो मार्क्सवादी नहीं है बल्कि प्रीडिसीजर्स थिंकर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद मार्क्स के कार्य को आगे बढ़ाने वालों में ये लोग महत्वपूर्ण रूप से आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करते हैं, मार्क्सिज्म पे आते हैं। मार्क्सवाद जैसा कि आप जानते हैं यह कार्ल मार्क्स की मूल विचारधारा है, और कार्ल मार्क्स की जो मूल विचारधारा है इसमें मार्क्स को मूलतः योगदान दिया है फ्रीडरिक एंगल्स ने। दोनों की विचारधारा को मिला के मार्क्सवाद कहता है। मार्क्सवाद उत्पादन साधनों और भौतिक वस्तुओं के आधार पे सामाजिक संरचना की बात करता है और सामाजिक परिवर्तन की बात करता है। आते हैं मार्क्स ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए, मार्क्स ने, इनका पूरा नाम है कार्ल हेनरिच मार्क्स ने अपने विचारों को अपने कई ग्रंथों के माध्यम से स्पष्ट किया है, जिनमें उनका सबसे फेमस ग्रंथ है आपका दास कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसका पूरा नाम है। तो पहली इनकी किताब का नाम है दास कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इनकी किताब का नाम है। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिसे मार्क्स और फ्रीडरिक एंगल्स ने जारी किया। इसके बाद है द हॉली फैमिली, इनकी अगली किताब है द हॉली फैमिली। इसके बाद एक किताब है द पावर्टी ऑफ फिलॉसफी, याद रखिए द पावर्टी ऑफ फिलॉसफी इनकी है और द पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म मार्क ब्लॉक की है। द पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, इतिहासवाद की हीनता या दरिद्रता, ये किताब लिखा है मार्क ब्लॉक ने। ठीक, आगे इन्होंने एक और बड़ी किताब फेमस लिखी है जिसका नाम है जर्मन आइडियोलॉजी। इसमें इन्होंने वर्ग संघर्ष की अवधारणा को व्यापक आधार दिया, स्पष्ट किया है। ठीक है, तो मार्क्स ने ये सब आपके मूलतः महत्वपूर्ण कई ग्रंथों की रचना किया है। ओके, अब आते हैं मार्क्स की बेसिक थ्योरी पे। अगर हम मार्क्स की बेसिक थ्योरी की बात करें तो हम देखते हैं कि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री है, मार्क्स का जो इतिहास के संदर्भ में विचारधारा है, मार्क्स कहते हैं कि इतिहास एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली एक क्रिया होती है। फिर समझिएगा, मार्क्स कहता है इतिहास एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रिया है। और आगे कहता है कि इतिहास वस्तुतः समाज में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया को उद्घाटित करने वाली एक पद्धति होती है। फिर समझिएगा, इतिहास वस्तुतः समाज में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रियाओं को उद्घाटित करने वाली एक पद्धति होती है, जिसके माध्यम से हम सामाजिक परिवर्तनों को समझने का प्रयास करते हैं। मार्क्स का एक और कमेंट है इतिहास। मार्क्स कहता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन पहले त्रासदी की तरह और फिर प्रहसन की तरह। ठीक है,
तो ये भी मार्क्स का कथन है। आगे चर्चा करते हैं। तो मार्क्स कहता है जो ऐतिहासिक बदलाव होते हैं वे सामाजिक बदलाव का आधार होते हैं। तो मतलब समाज से ही इतिहास निर्मित हुआ है, इसलिए सामाजिक बदलाव को ही मार्क्स का इतिहास का मुख्य विषय है। मार्क्स कहता है इतिहास राजा महाराजाओं की कहानी या आक्रमण या युद्धों की कहानी नहीं होती है, बल्कि इतिहास का तात्पर्य होता है कि जो समाज चल रहा था उस समाज में कैसे समय के साथ साथ क्या परिवर्तन हुए, क्या बदलाव हुए और समाज किस तरह से प्राचीन से वर्तमान तक किस पद्धति से गुजर रहा है, उसी प्रक्रिया को समझना ही इतिहास होता है। और मार्क्स ने अपने इतिहास की प्रक्रिया को समझने के लिए भौतिकवादी तत्वों और उत्पादन पद्धति मोड ऑफ प्रोडक्शन को मुख्यतः अपना आधार बनाया। तो मार्क्स ने इतिहास की पद्धति को समझने के लिए भौतिकवादी तत्वों प्लस उत्पादन पद्धति मोड ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन पद्धति को मूलतः आधार बनाया। इसी आधार पे मार्क्स ने इतिहास को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। तो भौतिकवादी तत्व के आधार पर इतिहास को समझा है, इसीलिए मार्क्स के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को हम कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, दैट इज नोन एज द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो आपका हो गया ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत हो गया। और इस ऐतिहासिक भौतिकवाद की प्रक्रिया के लिए मार्क्स ने कहा कि चूंकि इस पूरे अतीत काल से ऐतिहासिक काल से इसी भौतिकवादी तत्वों के लिए हमेशा द्वंद्व हुआ है, हमेशा पूरी लड़ाई पूरा झगड़े की जो जड़ है यही भौतिक तत्व होते हैं। उत्पादन, वितरण, वस्त्र विनिमय, सामाजिक स्वामित्व, ये सब जितने स्वामित्व होते हैं सब सामाजिक संपत्ति और संसाधनों पे अधिकार के लिए ही युद्ध हुआ है। और यह पूरी जो द्वंद्व की प्रक्रिया है भौतिक वस्तु के लिए होती है, इसीलिए ऐतिहासिक भौतिकवाद को व्यापक अर्थों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहता है। इसे कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसे आप कहते हैं डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। तो आपको चर्चा की थी कि मार्क्स ने डायलेक्ट्रिज्म का सिद्धांत लिया है हीगल से और भौतिकवाद का सिद्धांत लिया है फायरबाख से। ठीक है। अब इस प्रक्रिया को भी मार्क्स ने कहा कि जो द्वंद्व की प्रक्रिया है यह हीगल की तरह मानसिक न होकर या प्रत्ययवादी न होकर बल्कि यह उत्पादन पद्धति पे आधारित भौतिकवादी तत्वों के आधार पे क्रियान्वित होती है। इसीलिए मार्क्स का पूरा सिद्धांत भौतिक इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कहलाती है। मार्क्स का पूरा सिद्धांत इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कहलाती है। ठीक है। यह आपका हो गया मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री और इसका मूल आधार आर्थिक तत्व हैं, इसीलिए इसे आर्थिक इतिहास पद्धति भी कहते हैं या आर्थिक इतिहास लेखन या आर्थिक इतिहास पद्धति भी कहते हैं। ठीक। आगे देखिए मार्क्स कहता है, अब इस पद्धति के लिए कहता है कि मार्क्स की भी मानता है कि हीगल की तरह मार्क्स से मानता है कि एक स्थिति हमेशा नहीं रहती है, इसलिए प्रत्येक स्थिति एक समय के बाद बदलती रहती है और उसमें बदलाव की जो प्रक्रिया होती है, परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, वह सामाजिक परिवर्तन का आधार बनती है। इसी के माध्यम से समाज आगे उत्तरोत्तर विकास करता है, प्रगति करता है और उसी के आधार पर सामाजिक बदलाव होते हैं। हीगल ने इसका आधार विचारों को माना कि परिवर्तन पहले विचारों में आता है और विचारों से नई नई स्थितियां पैदा होती है। यह प्रक्रिया वाद, प्रतिवाद और संवाद से चलती है। वाद, प्रतिवाद, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस और संवाद से चलती है। संवाद उसका निष्कर्ष होता है। संवाद को संश्लेषण भी कहते हैं। और जब संवाद आ जाता है तो एक नई स्थिति आ जाती है, यह नई स्थिति फिर वाद बन जाती है, फिर इसमें समस्या आती है, फिर वह प्रतिवाद कहलाती है और फिर संवाद। तो यही वाद, प्रतिवाद, संवाद की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक मानव समाज एक अभीष्ट स्थिति में मानव समाज अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। तो मानव समाज अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या है? हीगल ने माना, समझिएगा, हीगल कहता है कि इस प्रक्रिया में विचार या प्रत्यय महत्वपूर्ण होते हैं और विचारों या प्रत्ययों में द्वंद्व होता है और वही द्वंद्व आगे चल के भौतिक आधार के रूप में परिवर्तित हमको दिखाई देते हैं। तो विचार भौतिक अवस्था का रूप धारण करते हैं। मार्क्स कहता नहीं, भौतिक स्थिति जो होते हैं वे परिवर्तन का आधार होते हैं, विचार या प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है। ये दोनों में मूलतः अंतर है। हीगल कहता है कि मानव इतिहास या समाज का अंत कहाँ होगा? वो कहता है इनका अंत एक आदर्श स्थिति में होगा। वह आदर्श स्थिति क्या होगी? वह आदर्श राज्य की स्थापना होगी।
ठीक है। तो उसे कहा वह किस प्रक्रिया से चलेगी आदर्श राज्य तक व्यक्ति पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वह आदर्श राज्य की प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए व्यक्ति का विचारों में द्वंद्व होगा। तो डायलेक्टिक आइडियलिज्म, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायलेक्टिज्म को माना, लेकिन वह आदर्शवादी स्थिति तक पहुंचने का प्रयास किया, उसे कर दिया डायलेक्टिक आइडियलिज्म का सिद्धांत। मार्क्स ने भी कहा कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से ही समाज आगे बढ़ के विकास करता हुआ अंतिम स्थिति तक पहुंचेगा, अपने लक्ष्य तक प्राप्त करेगा, लेकिन उस लक्ष्य का आधार भौतिक तत्व होगा। भौतिक तत्व होगा तो मार्क्स का सिद्धांत क्या हो गया, मार्क्स का जो आइडल स्टेज है वह भौतिकवादी तत्वों के आधार पर आदर्श राज्य नहीं बल्कि एक साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। तो जहां हीगल का, समझिएगा, जहां हीगल का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना है, आदर्श राज्य की स्थापना है, वही मार्क्स का जो आदर्श स्थिति है क्या है, मार्क्स का जो अंतिम लक्ष्य आदर्श स्थिति है उनका साध्य है। मार्क्स कहता है कि यह होगी साम्यवादी समाज की स्थापना, साम्यवादी समाज की स्थापना। तो साम्यवाद जिसे कहते हैं आपका कम्युनिज्म, ठीक है, यह समतावादी सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो इनका ये आपका लक्ष्य, ये दोनों का लक्ष्य यहाँ तक है। अब आगे देखते हैं, मनुष्य का लक्ष्य अंतिम है साम्यवादी समाज की स्थापना। साम्यवादी समाज की स्थापना तक मानव में क्या होगा, द्वंद्व लगातार चलता रहेगा। इस द्वंद्व की प्रक्रिया को और साम्यवादी स्थिति तक पहुंचने के लिए मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को व्यापक आधार पे प्रस्तुत करते हुए जर्मन आइडियोलॉजी में वर्ग संघर्ष की अवधारणा को व्यापक आधार दिया और इसको व्यक्त करने के लिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। तो हो गया आपका वर्ग संघर्ष, जिसे आप कहते हैं क्लास स्ट्रगल, दैट इज नोन एज द थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो आपका हो गया क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत। जो क्लास स्ट्रगल है इसके आधार पे मार्क्सवादी विचारधारा कहती है, फ्रेडरिक एंगल्स का बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, कहता है ऑल हिस्ट्री हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, समस्त इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। मतलब अतीत काल से वर्ग संघर्ष रहे हैं और वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया से ही मानव अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेगा। यह अंतिम लक्ष्य तक कहाँ पहुंचेगा, इसके लिए कहा कि भौतिक स्थिति में जो भी भौतिक तत्व होते हैं लगातार उनमें विरोधाभासी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। भौतिक स्थिति का गुण होता है कि उनमें क्या होता है, कहते हैं भौतिक अवस्था के कुछ गुण होते हैं जिनके कारण द्वंद्व की स्थिति अपने आप आ जाती है। कौन सी स्थिति होती है, कहा कि भौतिकवादी तत्वों के मुख्यतः 5 गुण होते हैं। कौन से होते हैं, गतिशीलता, तो भौतिक तत्व के क्या प्रमुख गुण क्या हैं, गतिशीलता, परिवर्तनशीलता। तो भौतिक तत्व के गुण हैं, पहले नंबर पर इसका गुण है आपका गतिशीलता। मतलब जो होता है कि जो भौतिक तत्व होते हैं वे गतिशील होते हैं, मतलब एक स्थान पे ये तत्व जो है स्थिर नहीं होते हैं। तो भौतिक तत्व आपके क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, मोबाइलिटी होती है उनमें। गतिशीलता परिवर्तनशीलता को जन्म देती है। कोई वस्तु गतिशील होगी तो वह क्या होगी, वह निश्चित तौर से परिवर्तनशील होगी। तो गतिशीलता, दूसरा परिवर्तनशीलता, तीसरा संबद्धता। भौतिक वस्तुओं में गुण होता है कि ये वस्तुएं आपस में संबद्ध होती हैं, संबद्धता होती है। तीसरा आंतरिक असंगति, भौतिक तत्वों का एक और गुण होता है आंतरिक असंगति, कि प्रत्येक तत्व जो होते हैं एक तत्व से कहीं न कहीं विरोधाभासी होते हैं, कुछ न कुछ दोनों में कंट्राडिक्ट जरूर होता है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति आने में एक स्थिति के कारण अनेक जो तत्व होते हैं उनमें विसंगतियां भी पाई जाती हैं। और कहा इनमें क्या होता है, इसमें विरोधी तत्वों का संगम होता है। तो अंतिम क्या होती है, विरोधी तत्वों का संगम, मतलब होता है विरोधी तत्वों का संगम। तो विरोधी तत्वों का इसमें संगम का मतलब होता है इसमें सकारात्मक और नकारात्मक प्लस विरोधाभासी प्रवृत्ति पाई जाती है। कंट्राडिक्टरी होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या अप्रभावित करते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, उसमें बदलाव लाएंगे। तो निश्चित तौर से हर स्थिति का यहाँ पे कुछ न कुछ उसका रेलेवेंस होता है। तो मार्क्स ने इसी को सिद्ध किया भौतिकवादी तत्वों के आधार पे। और मार्क्स ने आगे चल के इसी वर्ग संघर्ष की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मार्क्स ने कहा कि जब से संसार बना है, समझिएगा, जब से संसार बना है तब से
तब से भौतिक वस्तु के लिए ही लगातार द्वंद्व हुआ है। और इस द्वंद्व की प्रक्रिया को वर्ग संघर्ष के माध्यम से मार्क्स ने व्यक्त करते हुए कहा कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। और कहा कि प्रारंभ काल से ही समाज में हमेशा दो वर्ग रहे हैं, एक वर्ग रहा है उत्पादक वर्ग और दूसरा वर्ग रहा है अनुत्पादक वर्ग। जो उत्पादक वर्ग रहा है, ठीक है, जो उत्पादक वर्ग संघर्ष कहते हैं, वह इनका मूल सिद्धांत है। जो उत्पादक वर्ग रहा है वह हमेशा उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ा है, प्रोडक्टिव क्लास है, जिसमें कौन आते हैं, मार्क्स कहता है कि इसमें बेचारा आता है श्रमिक मजदूर। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल की अवधारणा को मार्क्स ने सिद्ध किया है। वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल, और मार्क्स इसके लिए कहता है, क्लास स्ट्रगल की अवधारणा को मार्क्स व्यक्त करता है। और मार्क्स इसके आधार पर कहता है वर्ग क्या होते हैं, समझिएगा, व्यक्तियों के वे समूह जिनके आर्थिक हित एक होते हैं वे वर्ग कहलाते हैं, जैसे पूंजीपतियों का वर्ग, श्रमिकों का वर्ग, किसानों का वर्ग आदि। तो इनके अपने अपने वर्गीय हित होते हैं और इनका जो गैदरिंग्स होता है, जो इनकी ग्रुपिंग होती है वह आर्थिक तत्वों के आधार होते हैं। और संघर्ष का मतलब होता है यद्यपि रक्त रंजित संघर्ष को व्यक्त करता है या लड़ाई होता है, लेकिन इसका मार्क्स ने व्याख्यात्मक अर्थ दिया है। इसका मतलब होता है यह होता है असंतोष एवं इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है आक्रोश एवं असंतोष। तो यह जो आपका संघर्ष होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो आपका असंतोष को व्यक्त करती है, जो आपके डिससेटिस्फैक्शन को व्यक्त करती है। तो ये एक प्रकार से वर्ग संघर्ष जो की अवधारणा जो है यह दो वर्गों के बीच में असंतोष और आक्रोश की कहानी है। दोनों के बीच के संघर्ष को व्यक्त करने की एक प्रकार से यह पद्धति होती है। ठीक है, तो मार्क्स ने मूलतः इसको कहा गया, संघर्ष कहा है यह असंतोष एवं आंशिक सहयोग। क्या है, असंतोष प्लस आंशिक सहयोग, इसमें सहयोग कम होता है, आंशिक सहयोग करेगा। और अलग अलग वर्ग, तो अलग अलग वर्गों में असंतोष और आंशिक सहयोग की प्रक्रिया ही वर्ग संघर्ष कहलाती है। मार्क्स ने देखिए, इसीलिए गांधी जी कहते थे ना, असहयोग आंदोलन में कहते थे ना, सरकार का सहयोग कीजिए, सरकार का आंशिक सहयोग कीजिए, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार कीजिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, तो धीरे धीरे अपने असंतोष को व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यह एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपने डिससेटिस्फैक्शन को व्यक्त करते हैं। अब आते हैं, मार्क्स कहता है कि इतिहास का, इस वक्त समझिएगा, मार्क्स कहता है कि इतिहास का लक्ष्य क्या होगा। मार्क्स कहता है इतिहास का लक्ष्य मतलब समाज का लक्ष्य एक आदर्श स्थिति तक पहुंचना होगा। इस आदर्श स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या होगा, कहा कि यह हमारी आदर्श स्थिति जो होगी क्या होगी, इन्होंने कहा यह होगी साम्यवादी समाज की स्थापना। साम्यवादी समाज, जिसे साम्यवादी समाज होते हैं। मार्क्स कहता है साम्यवाद क्या है, साम्यवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो उत्पादन के सामूहिकीकरण पर बल देता है, जो सेवा के आदर्श की बात करता है, जो उत्पादन के साधनों पे सबका समान अधिकार मानता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर की समानता और अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित होती है। यह राज्यहीन मानता होता है, वर्गहीन होता है, न ये राज्य को मानता है न वर्ग को मानता है, जबकि समाजवाद राज्य और वर्ग को मानता है। दो अंतर होते हैं। ठीक है, इसका व्यापक संकल्पना अगर देखें तो साम्यवाद शब्द का पहली बार प्रयोग और समाजवाद का, दोनों शब्द का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया है। रॉबर्ट ओवन ने इस शब्द का पहली बार किया है। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द न्यू बुक ऑफ हिस्ट्री, द न्यू बुक ऑफ मॉरल वर्ल्ड और द न्यू बुक ऑफ सोसाइटी। उनकी किताब का नाम है रॉबर्ट ओवन का द न्यू बुक ऑफ मॉरल वर्ल्ड, और उनकी एक और बड़ी फेमस बुक है जिसका नाम है द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी। ठीक है, साम्यवाद को हम कहते हैं कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज कम्युनिज्म। एक चीज वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज
कम्युनिज्म। इसे एक शब्द में आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, एक चीज सबके लिए हो, सब कुछ एक व्यक्ति के लिए सुलभ हो, वही आपका साम्यवाद है। या इसे कह सकते हैं कि एबोलिश ऑल काइंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज कम्युनिज्म। सभी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति या निर्मूलीकरण ही आपका साम्यवाद कहलाता है। साम्यवाद नेहरू जी को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है और नेहरू के समाजवाद को थर्ड मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। साम्यवाद का मतलब होता है समतावादी समाज। इसको एक शब्द में आप कह सकते हैं जिसमें कोई ऊंच नीच न हो, सबके लिए समान अवसर मिले, जो राज्य की सेवा करे उसके पास ही संपत्ति का संकेंद्रण होना चाहिए, अन्य लोगों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सेवा का आदर्श हो, योग्यता का आदर्श होना चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, लेकिन जो योग्य हो उसको बड़ा पद मिले, उसको अवसर ज़्यादा मिले, यह भी महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अगर हम साम्यवाद को देखें तो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं मधुशाला में कि एक तरह से सबका स्वागत करती है साकी बाला, और अज्ञ विज्ञ में है क्या अंतर हो जाने पर मतवाला, और राव रंक में भेद हुआ है कभी नहीं मदिरालय में, और साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है यह मेरी मधुशाला। ओके, आते हैं। तो कहता है कि ऐसे ही समतावादी समाज चाहिए। तुम आगे कहता है वर्ग संघर्ष के उदाहरण व्यक्ति मार्क्स कहता है कि जब से समाज बना तब से हमेशा दो वर्ग रहे हैं। एक कौन से? एक वर्ग रहा है उत्पादक वर्ग, प्रोडक्टिव क्लास, और दूसरा रहा है अनुत्पादक वर्ग, अनप्रोडक्टिव क्लास। उत्पादक वर्ग जो है यह बेचारा उत्पादन करता है, अनुत्पादक वर्ग केवल उसका उपभोग करता है। सारा सत्ता का जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है वह अनुत्पादक वर्ग में रहता है। यह अनुत्पादक वर्ग उच्च वर्गों का होता है। इसी उच्च वर्ग को मार्क्स ने बुर्जुआ क्लास कहा है, बुर्जुआ वर्ग कहा है। और यही बुर्जुआ वर्ग जो है पूंजीपति वर्ग के रूप में जाना जाता है, कैपिटलिस्ट क्लास के रूप में जाना जाता है। बर्जगाइस जो है बुर्जुआ, यह बर्जगाइस शब्द से बना है जो फ्रेंच शब्द है। बर्जगाइस जो है आपका किसका शब्द है? बर्जगाइस आपका एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है एन इनहेबिटेंट ऑफ टाउन। बर्जगाइस का मतलब होता है एन इनहेबिटेंट ऑफ टाउन। इसको बोलते ऐसे लिख सकते हैं आपके BOURGEOISIE, बर्जगाइस। बर्जगाइस से बना है जिसका मतलब होता है एन इनहेबिटेंट ऑफ और टाउन। इसका मतलब होता है नगर के निवासी, मतलब उच्च वर्गीय लोग नगरों में रहते हैं, तो इसीलिए मार्क्स ने कहा नगर के निवासी हैं। और दूसरा क्लास क्या हो गया बेचारा? ये जो उत्पादक है ये कौन है? ये श्रमिक है, यह मजदूर वर्ग है। ठीक है, मजदूर वर्ग है। यह बेचारा उत्पादन करता है लेकिन सभी प्रकार के अधिकारों से विहीन होता है, अधिकार विहीन वर्ग होता है, संसाधनों से विहीन वर्ग होता है, यह सबसे हारा हुआ वर्ग होता है। इसीलिए मार्क्स ने कहा यह सर्वहारा वर्ग है। क्या है? इसे कह दिया सर्वहारा वर्ग। तो ये हो गया आपका प्रोलेटेरिएट क्लास, प्रोलेटेरिएट। तो एक हो गया प्रोलेटेरिएट सर्वहारा वर्ग, और दूसरा कौन हो गया आपका? दूसरा हो गया अनुत्पादक वर्ग, बुर्जुआ वर्ग या पूंजीपति वर्ग। तो मार्क्स ने कहा कि उत्पादन के साधनों पे हमेशा से इसी बुर्जुआ वर्ग या उच्च वर्गों का अधिकार रहा है, जिसे एंटोनियो ग्राम्सी ने सबर्टन अप्रोच ऑफ व्यू में अभिजात्य वर्गीय अरिस्टोक्रेटिक क्लास कहा है, जिसे टॉयनबी के सिद्धांत में आप जब देखते हैं इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी, जिसे आप कहते हैं सृजनात्मक अल्पसंख्यक के रूप से देखा गया है, और जिसे निश्चय के सिद्धांत में सुपरमैन कहते हैं। यही उच्च वर्गीय व्यक्ति हैं, प्रभुत्वशाली व्यक्ति हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरा इतिहास संसार का लिखा गया है, और निम्न वर्गों के लिए कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है, इसी मार्क्स कहता है यह वर्ग जो है, ठीक है, यह क्या है? यह साधन संपन्न वर्ग है, यह हमेशा शोषण करता है, तो यह शोषक वर्ग है। ठीक है, यह वर्ग बेचारा साधनहीन है, शोषित वर्ग है, लगातार इसका शोषण होता है, तो यह शोषित वर्ग हो गया। और यही पूरा समस्त इतिहास शोषक और शोषित वर्ग या अनुत्पादक और उत्पादक वर्ग या पूंजीपति वर्ग बनाम सर्वहारा वर्ग के बीच की कहानी है। और पूरा दोनों वर्ग अपने अपने वर्गीय हितों के लिए संघर्ष करते हैं। और इस वर्गीय हित का जो मूल मोटो क्या है? भौतिक संसाधनों के अधिकार। और इसी प्रक्रिया को मार्क्स ने सिद्ध करते हुए वर्ग संघर्ष का इतिहास दिया। कहा समस्त इतिहास और हिस्ट्री हैज मेड द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। और पूरा इतिहास जो है इसी द्वंद्व से चलता है। इसी प्रक्रिया को मार्क्स ने व्यक्त करते हुए आगे कहा कि जब से समाज बना तब से यह प्रक्रिया चली। इस प्रक्रिया को मार्क्स ने 5 भागों में बांट के देखा। पहला
कहा वर्ग संघर्ष की पहली अवस्था उन्होंने कहा कि पहला इसकी अवस्था है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जिसे आप कहते हैं आदिम साम्यवादी अवस्था। पहला अवस्था क्या है? आदिम साम्यवाद की अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है? मार्क्स का दास्ता की अवस्था, दास्ता की अवस्था। तीसरी, और ठीक है, और तीसरी अवस्था है आपकी सामंतवादी अवस्था, सामंतवादी अवस्था। चौथी है आपकी पूंजीवादी अवस्था, पूंजीवादी अवस्था। और पांचवी है आपकी साम्यवादी अवस्था। ठीक, साम्यवादी अवस्था। अब जरा देखते हैं, मार्क्स कहता है कि सब विश्व में जब पहली बार मानवता आई तो सबसे पहले जब लोग जंगलों में रहते थे, जब लोग पर्यावरणीय पारिस्थितिक वस्तुओं का प्रयोग करते थे, जब लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, जिसे रूसों का आप नेचुरल स्टेज कहते हैं कि यही अवस्था है जो साम्यवाद का प्रारंभिक स्वरूप है। यह प्रिमिटिव स्टेज ऑफ कम्युनिज्म है, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव कम्युनिज्म। यह साम्यवाद की प्रारंभिक अवस्था है, आदिम अवस्था है, जब बेचारे आदिमानव रहते थे, समतावादी होते थे, प्राकृतिक वस्तुओं का सब लोग समान रूप से प्रयोग करते थे। तो यह प्राकृतिक अवस्था का दौर था जिसमें वर्ग संघर्ष कभी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत संघर्ष की अवधारणा नहीं आई थी, तो इसीलिए वर्ग संघर्ष की बात भी नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति में आपस में एकता थी, साहचर्य थे, लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे का सहायता करते थे, सहयोग करते थे। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे मानव आगे बढ़ा, विकास की प्रक्रिया बढ़ी, तो भौतिक वस्तुओं पे अधिकार की प्रवृत्ति आई। इस प्रवृत्ति में युद्ध होना शुरू हुआ। जो लोग जीत गए वे लोग कहलाए स्वामी, और दूसरा जो पराजित हुआ वे कहलाया सेवक। तो यहाँ से स्वामी और सेवक का दूसरा वर्ग चला, जिसे कहते हैं दास्ता की अवस्था, एज ऑफ स्लेवरी। तो एज ऑफ स्लेवरी में दो वर्ग हो गए, और इसी समय से वर्ग संघर्ष की शुरुआत हो गई। वर्ग संघर्ष की शुरुआत हो गई, क्योंकि अब दोनों वर्ग अपने अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रयास करेंगे और भौतिक वस्तु पर अधिकार करेंगे, और दोनों में आंशिक सहयोग और संतोष की भावना आना शुरू हो जाएगी। ये ज़्यादा काम मांगेगा, ये काम करना नहीं चाहेगा, इसका शोषण होगा या ये शोषण करेगा, तो शोषक और शोषित या उत्पादन करेगा या अनुत्पादक वर्ग होगा, दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आगे चल के क्या हो गया? आगे स्वामी वर्ग जो है धीरे धीरे बड़ी बड़ी संपत्ति पर अधिकार कर लेगा, बड़े बड़े भूखंडों पर अधिकार कर लेगा, और यह स्वामी जो हो जाएगा, आगे चल के बन जाएगा क्या? सामंत बन जाएगा। तो आ जाएगा फ्यूडल स्टेज, तो इसे कहते हैं एज ऑफ फ्यूडलिज्म। तो जो एज ऑफ फ्यूडलिज्म आ जाएगा तो स्वामी बन जाएगा भूपति। क्या बन जाएगा? भूपति या सामंत, बड़े बड़े भूखंडों का मालिक हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में सेवक जो बेचारा अभी सामान्य काम करता था, शोषण कम होता था, अब यहाँ इनके भूमि से जुड़ के दास हो जाएगा, ये कहलाएगा भूदास, और इससे बनेगा सर्फडम। सर्फडम मतलब होता है भूमि से जुड़े हुए बधे हुए दास, इसे कहते हैं सर्फडम। तो इसमें हो जाएगा सर्फडम। सर्फडम शब्द का पहली बार प्रयोग आर.एस. शर्मा जी ने किया है, आर.एस. शर्मा जी ने किया, भूमि से बधे हुए दास। अब यहाँ पे इनमें वर्ग संघर्ष और व्यापक होगी, क्योंकि इनका शोषण ये लोग और ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो सामंतवादी याद रखिएगा, सामंत शब्द जो बना है यह फीफ से बना है, FIEF। फीफ मतलब होता है जागीर, और फीफ होल्डर मतलब होता है जागीरदार। तो सामंत शब्द इसी से बना है, फीफ होल्डर से। ठीक, आगे करते हैं मार्क्स कि जैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, बड़े बड़े तकनीकों का विकास हुआ, तो ऐसी विकास की प्रक्रिया के बाद क्या हुआ? जो सामंत थे ये लोग क्या किए? बड़ी बड़ी मशीन खरीद लिए, मशीनों का अपने आविष्कार कराए, और इनके माध्यम से बड़े बड़े कल कारखाने बना लिए, कंपनी बना लिए, कारखाने बना लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब ये लोग बड़े बड़े पूंजीपति बन गए, और जो इनके नीचे वर्ग था, ये बेचारा भूदास था, इसको अपने कंपनियों में, अपने यहाँ मिलों में, कारखानों में लगा दिया। तो यहाँ पर जो था ये लोग बन गए अपना पूंजीपति हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, और ये बेचारा जो भूदास था और सेवक था, अब टाई वाई सूट पहन के ये क्या किया? ये इनके यहाँ श्रमिक हो गया। तो इनके यहाँ कहा हो गया श्रमिक मजदूर हो गया, श्रमिक या मजदूर हो गया, जिसे आप कहते हैं वर्किंग क्लास हो गया। मार्क्स आगे कहता है कि इस काल में इनका और ज़्यादा शोषण होगा, क्योंकि जो
जो इनकी शोषण की प्रक्रिया यहाँ दास्ता के युग से चली और प्रक्रिया और बढ़ेगी। यहाँ पे जो श्रमिकों के धन से ये लोग अधिक लाभ लेंगे, जो अतिरिक्त पूंजी बनेगी उस पूंजी का प्रयोग अपने लिए करेंगे। तो पूंजीवादी प्रक्रिया में मानव के श्रम का शोषण होगा, मानव के श्रम की वैल्यू गिरेगी, मशीनीकरण बढ़ेगा, मानव के श्रम के स्थान पे अधिक से अधिक मशीनों का प्रयोग बढ़ेगा। तो मानव के श्रम के स्थान पे मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका औद्योगिकरण। औद्योगिकरण शब्द का पहली बार प्रयोग अर्नॉल्ड टॉयनबी ने अपनी किताब लेटर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में किया है। ओके, तो ऐसी अवस्था में इनका बहुत शोषण होगा। जब इनका ज़्यादा शोषण होगा तो मार्क्स कहता है कि यहाँ पे श्रमिक जो होंगे इनमें आक्रोश और असंतोष भी ज़्यादा आएगा। श्रमिक इनके खिलाफ हो जाएंगे, अपने को यूनाइट कर लेंगे और इनके खिलाफ ये लोग क्रांति कर देंगे। तो मार्क्स कहता है कि ऐसी स्थिति में जो साम्यवाद के पहले समझिएगा, ऐसी स्थिति में जब यहाँ पे रिवोल्यूशन होगा, साम्यवादी युग से पूर्व क्या होगा, यहाँ पर रिवोल्यूशन करेगा, कौन करेगा, श्रमिक। तो मार्क्स कहता है कि यूनाइट ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। तो संसार के श्रमिक एक हो जाओ, इसे पूरे विश्वव्यापी दृष्टिकोण से उनको एकीकृत करने का आह्वान करता है। तो श्रमिकों के विश्वव्यापी आह्वान को कहते हैं आपका श्रमिक अंतर्राष्ट्रीयतावाद, इसे कहते हैं प्रोलेटेरिएट इंटरनेशनलिज्म। तो पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रांति के बाद कौन सी अवस्था आएगी, इसके बाद आएगी श्रमिक अंतर्राष्ट्रीयतावाद की प्रक्रिया आएगी। इसमें सभी श्रमिक एक हो जाएंगे और क्रांति कर देंगे। यही क्रांति लेनिन और जादू जियांग करते हैं, किसान करेंगे। और इस प्रक्रिया में क्या करेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था को हटा के श्रमिक अपना शासन स्थापित कर लेंगे। तो मजदूरों या श्रमिकों की शासन स्थापित हो जाएगी। तो इनका शासन क्या होगा, अभी चूंकि डायरेक्ट साम्यवादी में आ नहीं जाएंगे तो एक ट्रांजिशनल फेज की गवर्नमेंट बना लेंगे, संक्रमणकालीन सरकार बना लेंगे, जो कुछ समय बाद साम्यवादी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो यह अवस्था क्या होगी, यह अवस्था होगी श्रमिक या सर्वहारा अधिनायकवाद की अवस्था, अधिनायकवाद की अवस्था। ठीक है, तो इसे कहते हैं आप प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप अवस्था जो है यह एक संक्रमणकालीन अवस्था होगी, जो धीरे धीरे चल के इसका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन आगे चल के साम्यवादी युग में हो जाएगा और फिर से समतावादी समाज हो जाएगी। और यही इतिहास या समाज का अंतिम लक्ष्य होगा, समाज का अंतिम या आदर्श स्थिति होगी। यहीं तक मानव समाज चलेगा और यही विकास की प्रक्रिया जो होगी अपनी पूर्णता पहुंचेगी। इसी प्रक्रिया को मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के उदाहरण व्यक्त करते हुए, मजदूरों और श्रमिकों के हितों की बात करते हुए, उनके माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था की खामियों को समाप्त करके एक नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, जिसे साम्यवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। मार्क्स कहता है इस पूरी व्यवस्था में चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था की जो कमी है वो पूंजीवाद में ही निहित है, तो पूंजीवाद अपनी कमियों के कारण, अपनी खामियों के कारण स्वतः नष्ट हो जाएगा। इसी विचारधारा को कहा जाता है, मार्क्स कहता है यह क्या है, ऐतिहासिक नियतिवाद। क्योंकि पूंजीवाद की नियत, उसका जो भाग्य है वह उसकी कमियों के कारण, उसकी ही खामियों में निहित है। तो इस पूरी व्यवस्था को मार्क्स का कहता है ऐतिहासिक नियतिवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक नियतिवाद का सिद्धांत, थियरी ऑफ हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म। तो यह हो जाएगा आपका हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत, हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म, थियरी ऑफ हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म। ठीक, तो मार्क्स यहाँ तक चर्चा करता है। इस संदर्भ में याद रखिएगा कि अब मार्क्स ने राज्य को नहीं माना है, मार्क्स ने राज्यहीन समाज की बात किया है, वर्गहीन समाज की बात किया है। क्योंकि मार्क्स कहता है राज्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राज्य शोषण का तंत्र है। कहता है राज्य शोषण का तंत्र है जो पूंजीपतियों के साथ मिलकर और धर्म का प्रयोग करके मनुष्य का, आम जनता का, सर्वहारा वर्ग का लगातार शोषण करता है। ठीक है, तो मार्क्स धर्म के बारे में कहता है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। कहता है धर्म जनता के लिए अफीम के समान होता है।
कहता है कि राज्य पूंजीपतियों का प्रयोग करता है और पूंजीपतियों का प्रयोग करके शोषण करता है और धर्म का प्रयोग करके करके सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत सर्वहारा वर्ग में जो वर्ग संघर्ष की भावना या चेतना जागृत होती है उसको रोकता है, कंट्रोल करता है, उनके आक्रोश उनके असंतोष को दबाने का कार्य करता है। इसीलिए दो तरफा इसका शोषण होता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा भारतीय परिप्रेक्ष्य में, देखते हैं मार्क्सिज्म। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात क्या करें तो भारत के संदर्भ में मार्क्स का जो मूल विचारधारा आई थी, यह मार्क्स ने पहली बार भारत के संदर्भ में एक लेख लिखा था 1853 में। तो मार्क्स ने पहली बार 1853 में दो लेख लिखे। एक लेख था भारत में अंग्रेजी राज्य और दूसरा था अंग्रेजी राज्य के भावी परिणाम। इसमें मार्क्स ने बहुत कुछ भारतीय इतिहास के संदर्भ में व्यक्त किया, बोला। मार्क्स हीगल के समान, अगर भारतीय दृष्टिकोण की मार्क्स की बात करें तो मार्क्स हीगल के समान ही मानता है कि भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का भाव है। तो मार्क्स भारतीयों में इतिहास चेतना का भाव मानता है और कहता है कि भारत का इतिहास एक के बाद एक आक्रमणों का इतिहास है, एक के बाद एक राजा महाराजाओं की पुनर्स्थापना का इतिहास है। इसीलिए वास्तविक इतिहास यहाँ पे नहीं था। आगे देखते हैं। आगे मार्क्स कहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वो कहता है कि भारत का जो समाज है, भारतीय जो समाज है वह एक दबा कुचला समाज है, परंपरावादी समाज है, ऑर्थोडॉक्स है, अंधविश्वासी है, जड़हीन है, स्पंदनहीन समाज है। और इसकी व्याख्या मार्क्स ने कहाँ किया है? ये सब की व्याख्या मार्क्स ने अपने सिद्धांत एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन में मार्क्स ने व्यक्त किया है। और एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन, एशियाई उत्पादन पद्धति में मार्क्स ने एशियाई समाजों को अवरुद्ध समाज, ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव सोसाइटी, परंपरावादी समाज कन्वेंशनल समाज सोसाइटी, उसके अंधविश्वासी समाज, वर्ग संघर्ष विहीन समाज माना है, पूरी तरह से अवरुद्ध है। और इसे कहा कि एशियाई देशों में जो राजा होता है यह बेसिकली हेरिडेटरियल सिस्टम से चलता है। तो इसमें हेरिडेटरी मोनार्कियल सिस्टम होता है जिसके माध्यम से वंशानुगत राजतंत्र के माध्यम से लगातार सर्वहारा वर्ग आम जनता का शोषण होता है। कहता है कि एशियाई उत्पादन पद्धति जो है वह एशियाई निरंकुशतावाद का सिद्धांत है। यह एशियाई देशों में निरंकुश शासन की अवधारणा को व्यक्त करता है। इसमें सारा अधिकार जो है वह निरंकुश राजतंत्र के पास होता है। इसी को व्यक्त करते एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन को मार्क्स ने एशियाई निरंकुशता का सिद्धांत भी कहा है। तो मार्क्स ने इसे ओरिएंटल डेस्पोटिज्म के रूप में व्यक्त किया है। इसे थियरी ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, जिसे आप कहते हैं प्राच्यवादी या एशियाई देशों की, या इसे कह सकते हैं एशियन डिक्टेटरशिप थियरी। तो जो एशियन डिक्टेटरशिप थियरी है यह अब पहले इसके प्रोत्साहक जब जेम्स मिल थे तो जेम्स मिल ने पहली बार प्राच्य निरंकुशता का सिद्धांत दिया था। इसे कहते हैं आप ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, निरंकुशतावाद का सिद्धांत पहली बार किसने दिया था? जेम्स मिल ने। ठीक है, तो उसी को मार्क्स ने एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन में इसकी व्यापक व्याख्या करते हुए एशियाई समाजों के ऊपर उन्होंने अधिरोपित कर दिया है। मार्क्स आगे कहता है कि भारत को में मार्क्स ने स्वर्णयुग जो कहा है वह कुषाण काल को माना है, क्योंकि वो मानता है कुषाण काल जो थे विदेशी थे, इसीलिए कुषाण काल को उसने स्वर्ण माना है। कुषाण काल को मार्क्स ने स्वर्णयुग माना और मार्क्स ने गुप्त काल को स्वर्णयुग नहीं माना। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मार्क्स कहता है कि जो भारतीय पद्धति है, ठीक है, जो भारतीय पद्धति है ब्रिटिश शासन की स्थापना से उसने बहुत सारा इस पर मार्क्स ने काम किया। और मार्क्स ने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार है
यह रेलवे के विकास के माध्यम से भारत में आधुनिकीकरण कर रही है। तो रेलवे जो है भारत में आधुनिकीकरण का दूत है। इनका कथन है रेलवे भारत में आधुनिकीकरण का दूत होगा, आधुनिकीकरण का दूत होगा। ठीक है। और वह आगे कहता है लेकिन मार्क्स ने ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी कहा है। ब्रिटिश आर्थिक नीति को क्या कहा है? मार्क्स ने ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी कहा है। और यहीं से मार्क्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसे आप कहते हैं धन बहिर्गमन का सिद्धांत, जिसको दादा भाई नौरोजी ने प्रोमिनेंटली उठाया था, मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है। मार्क्स ने भारत से धन के निर्गमन को ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है। ठीक है, भारतीय धन के बहिर्गमन को ब्लीडिंग प्रोसेस के रूप में मार्क्स ने लिया है। ठीक है, मार्क्स के आधार पर ही आगे चल के हम देखते हैं कि मार्क्स ने जो ब्रिटिश आर्थिक नीति की चर्चा किया और बात किया, इसी नीति को आगे बनाकर भारतीय इतिहासकारों ने इस पर बहुत सारा चर्चा किया। भारतीय इतिहासकारों ने अनेक मत प्रतिपादित किए। तो मार्क्स का बहुत सारे दृष्टिकोण हमने चर्चा किया, किस तरह से एशियाई देशों भारत के संदर्भ में रहा है। अब आगे चर्चा करते हैं इंडियन मार्क्सिस्ट। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर भारत में भी अनेक ऐतिहासिक लेखन किए गए। और इस ऐतिहासिक लेखन में जो लोग महत्वपूर्ण रहे उनमें कौन कौन हैं आते हैं। सबसे प्रमुख भारत के मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, वे हैं आपके डी कौशाम्बी, पहले नंबर पे हैं। तो प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकारों में, भारतीय मार्क्सवादी में पहले नंबर पे आते हैं डी कौशाम्बी, जिन्होंने भारतीय इतिहास पर प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथ लिखा है। भारतीय इतिहास पे प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथ लिखा है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इनकी किताब का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यह जो है भारत की प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथ माना जाता है, जिसे डी कौशाम्बी ने दिया है। इसमें मार्क्सवाद के आधार पर इन्होंने फ्यूडलिज्म की चर्चा किया है, सामंतवादी संरचना की बात किया है, और ऊपर से सामंतवाद और नीचे से सामंतवाद का उदाहरण दिया है। फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो एंड फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, तो डी कौशाम्बी ने इतिहास के संदर्भ में अपने बहुत सारे विचार भी व्यक्त किए हैं। ठीक है, अभी हम लोग उनकी भी चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। इनका कथन है, एक फेमस है डी कौशाम्बी का, देख लेते हैं। यह है कि उत्पादन के साधनों एवं संबंधों में उत्तरोत्तर परिवर्तनों का तिथिक्रम के अनुसार किया गया प्रस्तुतिकरण ही इतिहास है। डी कौशाम्बी की परिभाषा है कि उत्पादन के साधनों एवं संबंधों में उत्तरोत्तर परिवर्तनों का तिथिक्रम के अनुसार किया गया प्रस्तुतिकरण ही इतिहास है। ठीक है, डी कौशाम्बी का फेमस कथन है। आगे आते हैं। डी कौशाम्बी के अलावा जो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारत के, वे हैं आपके आर एस शर्मा जी। शर्मा जी ने कई ग्रंथ लिखा है, जिनमें सबसे फेमस इनका ग्रंथ है इंडियन फ्यूडलिज्म। इंडियन फ्यूडलिज्म का मतलब होता है भारतीय सामंतवाद। ठीक है, इंडियन फ्यूडलिज्म। दूसरा है आपका शुद्राज इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के शूद्र। इसके बाद बहुत सारी उन्होंने ग्रंथ लिखा है। ये दो महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ हैं। शर्मा जी ने पहली बार सर्फडम शब्द का प्रयोग किया है। सर्फडम भूदासता, भूमि से जुड़े हुए दास, और सामंतवाद पे बहुत सारी लंबी उन्होंने चर्चा किया है मार्क्सवादी अप्रोच के हिसाब से। इसके बाद अगले हैं आपके महत्वपूर्ण हैं इरफान हबीब, सतीश चंद्रा, रोमिला थापर। इरफान हबीब, सतीश चंद्रा, इरफान हबीब, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, सुमित सरकार, हरबंश मुखिया, ए आर देसाई। ठीक है, ए आर देसाई का महत्वपूर्ण ग्रंथ है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है सोशल
बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म देसाई की महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देसाई ने कहा कि इसका मतलब है भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक पृष्ठाधार। वे कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक और धार्मिक पक्ष पर विस्तृत रूप से उन्होंने चर्चा किया है इस किताब में AR देसाई ने। और इसके अलावा जो अगले महत्वपूर्ण आपके इतिहासकार हैं KM पनिक्कर और DN झा। तो KM पनिक्कर, DN झा आदि, और इसमें एक और प्रसिद्ध हैं रोमिला थापर जिनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, रोमिला थापर का महत्वपूर्ण ग्रंथ है अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। एक उनकी और फेमस किताब है मौर्यन रिविजिटेड। एक और उनकी किताब है वो आपका है इनवाइसिस डिसेंट। तो मतलब बहुत सारे उनकी ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ओवरऑल ये सब जो है भारत के महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। एक और बड़े फेमस है ES ए डांगे, श्री अमृतपाद डांगे, SA डांगे। इनकी किताब का नाम है फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, और इनकी किताब का नाम है गांधी वर्सेस लेनिन। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण भारतीय इतिहासकार हुए जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय ऐतिहासिक पद्धति के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। ताराचंद एक और महत्वपूर्ण इतिहासकार ताराचंद ने वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया को ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के आधार पर सिद्ध करते हुए कहा कि अंग्रेजों से पूर्व जो भारतीय समाज है वह था वाद। याद रखिएगा, ताराचंद का बड़ा फेमस वो है ताराचंद, जिन्होंने किताब लिखी है द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। बड़ी फेमस किताब है, ताराचंद ने लिखा है। ताराचंद कहते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, फेमस किताब है। वो कहते हैं कि भारत में अंग्रेजों से पूर्व जो भारतीय समाज है वह वाद था। तो वाद क्या था? अंग्रेजों से पूर्व भारतीय समाजवाद था। इसका प्रतिवाद क्या हुआ? कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये क्या हो गया? मतलब ब्रिटिश शासन प्रतिवाद हो गया। ब्रिटिश शासन इसका प्रतिवाद था। अब आगे फिर क्या कहा? आगे का वाद संवाद क्या है? फिर कहा कि स्वतंत्रता जो है वह उसका संवाद है। तो भारतीय स्वतंत्रता उसका क्या है? संवाद है। भारतीय स्वतंत्रता, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता इसका संवाद है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो हमने ये देखा कि बहुत सारी जो विधाएं हैं, बहुत सारे भारत में इतिहासकार हुए जिन्होंने इसके आधार पे काम किया है। RP दत्त ने, जिन्होंने इंडिया टुडे लिखा है, RP दत्त महत्वपूर्ण आपके मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। RP दत्त जिन्होंने इंडिया टुडे नामक फेमस ग्रंथ लिखा, जिनको कहते हैं आप रजनी पाम दत्त। इंडिया टुडे लिखा है। इंडिया टुडे में इन्होंने बहुत सारे आक्षेप लगाए। गांधी जी को इन्होंने दुर्बल प्राणी माना। गांधी जी के उन्होंने अहिंसा और सत्य को जो है वह दुर्बलता के प्रतीक के रूप में देखा। ठीक है, तो कांग्रेस पे सर्वहारा वर्ग के शोषण का भी आरोप लगाया गया। इन्होंने भारत में मार्क्सवाद के आधार पर ब्रिटिश आर्थिक नीति को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। RP दत्त ने इंडिया टुडे में मार्क्सवाद के आधार पर ब्रिटिश आर्थिक नीति को 3 भागों में बांटा है। पहला है वाणिज्यिक पूंजीवाद। तो कौन सी नीति है? पहला का दौर है आपका वाणिज्यिक पूंजीवाद जिसे कहते हैं कमर्शियल कैपिटलिज्म। यह कमर्शियल कैपिटलिज्म आपका कब से है? 1757 से लेकर 1813 तक है। तो इसका पहला हो गया आपका कमर्शियल कैपिटलिज्म। दूसरा आपका है आपके इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, जिसे कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद, जिसे आप कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद का दौर। औद्योगिक
पूंजीवाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, जो आपका 1813 से लेकर 1857 तक चला। इसके बाद जो अगली नीति है इनका है वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का है सी। वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद जो है, वित्तीय पूंजीवाद का दौर जो है यह 1858 से लेकर 1947 तक चला। इसका मतलब ये है कि भारतीय ज्ञान विज्ञान और मेधा में भी बहुत सारे काम आपके मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से किया गया। अगर इसके कंट्रीब्यूशन रेलेवेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि मार्क्सवाद का न केवल विश्वव्यापी परिणाम पड़ा, उसकी प्रासंगिकता है, बल्कि भारत में भी बहुत सारा इसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। विश्वव्यापी रूप से रूस में जो 1917 की क्रांति हुई, रशियन रेवोल्यूशन, वह महत्वपूर्ण इसका परिणाम था। पहली बार साम्यवादी समाज स्थापना हुआ, पहली बार श्रमिकों की सरकार बनी, पहली बार सर्वहारा एक चेतना जागृत करने का इसमें आधार मिला। इसी तरह की विश्व के अन्य जगह क्रांतियाँ हुई, चाहे आप चाइना की आपकी जादू चियांग की क्रांति ले लीजिए, माओइज्म को ले लीजिए, यह भी इसी का परिणाम था। आगे चल के बहुत सारे जो फिलासफर्स हैं, चाहे लेनिन हो, ट्रॉट्स्की हो, रोजा लग्जमबर्ग हो, इन लोगों ने मार्क्स को आधार बना के बहुत सारे विचार दिए, चाहे एंटोनियो ग्राम्सी हो आदि हो। मार्क्स की मूल अवधारणा जो थी, ये मार्क्स की सबसे बड़ा देन यह था कि मार्क्स पहले ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने श्रमिकों की चेतना को समझने का प्रयास किया, जिन्होंने सर्वहारा वर्ग की इच्छाओं को, उनकी आहों को, उनकी भावनाओं को इतिहास में स्थान देने का प्रयास किया। इन्होंने पहली बार भले ही वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है यह बहुत पूरी तरह उचित नहीं है, क्योंकि वर्ग संघर्ष की अवधारणा से समाज में कोई घृणा पैदा होती है, समाज में वैमनस्य आता है। लेकिन वर्ग संघर्ष एक तथ्य भी है, इसकी एक प्रासंगिकता भी है। कम से कम भाई जो शोषण की प्रक्रिया है श्रमिकों के, मजदूरों के, कम से कम मार्क्स ने उनके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आवाज़ उठाई। प्रोमिनेंटली मार्क्स ने सशक्त दृष्टिकोण से, सशक्ततापूर्वक मार्क्स ने पहली बार श्रमिकों के हितों की चर्चा किया विश्वव्यापी रूप से, जो महत्वपूर्ण परिणाम है। अब न केवल वहाँ बल्कि भारत में भी देखते हैं, भारत में मार्क्स के परिणाम से ही बहुत सारे साम्यवादी संगठन स्थापित हुए, भारत में साम्यवादी आंदोलन शुरू हुआ, साथ ही साथ भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना हुई, वामपंथी राजनीति की शुरुआत हुई। भारत में भी अगर देखें हम तो चाहे M.N. राय हुए, जिन्होंने भारत में उपनिवेशवाद व राष्ट्रवाद लिखा है, राहुल सांकृत्यायन हुए, ये J.P. नारायण का समाजवाद ही क्यों, और यहाँ तक खुद नेहरू जी समाजवादी थे, जिनके समाजवाद को थर्ड मेथड कहा जाता है। हाँ, तो हमको बहुत सारे विचार जो हैं वह भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ से देखने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर तिलक की बात करें, तिलक ने लेनिन को मानव प्रेमी महान चिंतक भी कहा है। और इसी तरह हम और देखते हैं तो भारत में भी वामपंथी जो राजनीति आई, कम्युनिस्ट आंदोलन चला, इसके भी पीछे इन्हीं लोग का दृष्टिकोण था। मार्क्स की विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। भारत में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना हुई, जैसे आपका 1920 का ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिसे M.N. राय ने, नरेंद्रनाथ आदि लोगों ने स्थापित करने में योगदान दिया। इसमें M.N. राय थे, A.T. राय थे, हाँ, अवन मुखर्जी थे, ये सब थे। इसी तरह आपके 1924 में कानपुर में भारत की पहली कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई। इसी तरह आपके 1925 में बम्बई में सिंगारबेल चेट्टियार ने एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। बहुत सारे कम्युनिस्ट आंदोलन हुए, हाँ, जिसमें पेशावर षड्यंत्र आपका है, तो बहुत सारे जो उसी तरह मेरठ षड्यंत्र है, कानपुर षड्यंत्र है। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण योगदान हमको देखने को प्राप्त होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुछ कमियों के बावजूद भी मार्क्स का जो विचारधारा थी, जो मार्क्स का अप्रोच था, वो आज भी रिलेवेंट है। अगर वास्तविक दृष्टिकोण से माना जाए तमाम आलोचनाओं के बाद भी, तो संसार में 3 ही सिद्धांत सत्य लगते हैं। एक तो लगता है महात्मा बुद्ध का संसार दुखमय है, और दूसरा लगता है डार्विन का आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और तीसरा तमाम आलोचनाओं के बाद कार्ल मार्क्स का मटेरियलिज्म, थियरी ऑफ मटेरियलिज्म, यही जो होते हैं सत्य प्रतीत होते हैं और कुछ नहीं होता है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। फिर आगे चर्चा करेंगे। तो मार्क्स के बहुत सारे रेलेवेंस हैं। मार्क्स ने समाज और इतिहास को बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी योगदान मार्क्स का यही है कि मार्क्स ने पहली बार श्रमिकों के स्तर पे सोचा। मार्क्स ने पहली बार
इनको शोषण की प्रक्रिया को उद्घाटित किया। इनके कल्याण के बारे में मार्क्स ने पहली बार विचार प्रस्तुत किया, जनमानस के सामने अपने विचार दिए, जो मार्क्सवाद की महत्व और इतिहास को समझने का एक दृष्टिकोण भी उन्होंने पेश किया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।